वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अपन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में अभी तक मैं बता दूं कि अभी हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शंस के बारे में मैंने बताया था, डिफरेंसेस उसके डिस्कस किए थे। उसके साइमल्टेनियसली फिर फ्रुंडलिच आइसोथर्म्स डिस्कस हुए थे, फिर लैंगमर आइसोथर्म्स डिस्कस हुए थे। दोनों कैसे रिलेट कर रहे थे वो ब्लैक बोर्ड पे आपको पीछे दिख रहा होगा। फ्रुंडलिच के केस में क्या था, x/m जो था Kp⁴1/n, ये पॉलिनोमियल से वेरी कर रहा था, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिमिलर चीज़ यहाँ पे x/m या थीटा से मैंने जो डिनोट किया था, थीटा कुछ नहीं x/m ही था। ये कैसे वेरी कर रहा था लैंगमर के केस में, वो एक्सप्रेशन ये था। ये किस केस में था बच्चों, ये उस केस में था जब हमारे पास जो एडजॉर्बेंट था उस पर कोई गैस मॉलिक्यूल आ रहा था। क्या आ रहा था, कोई गैस मॉलिक्यूल आ रहा था और लग रहा था, तो गैस के रिस्पेक्टिवली प्रेशर आया। अगर ये मान लो ये गैस नहीं है, गैस नहीं है, ये गैस की जगह क्या है, ये कोई लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड काइंड ऑफ है जो यहाँ पे एडजॉर्ब्ड हो रहा है, ठीक है। तो हेडिंग जो मैंने लिखी है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर वो आएगा और सरफेस पे लगेगा तो क्या चीज होगी, तो डेफिनेटली यहां प्रेशर की बात नहीं होगी, बात किसकी होगी, कंसंट्रेशन की। उस पर्टिकुलर सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन की बात होगी। तो हमारे जो एक्सप्रेशंस होंगे बच्चों, जो हमारे एक्सप्रेशंस होंगे वो प्रेशर की जगह बस वहां कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगा। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगा C, और यहां पे भी C हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा। ये कौन सी कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और हमारा ये चेंज हो जाएगा। मतलब बात की अगर गैसेस की तो प्रेशर के रिगार्डिंग देखना है। अगर बात कर रहे हैं सॉल्यूट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद वो एक सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो किसकी बात होगी, कंसंट्रेशन की, ठीक है, कंसंट्रेशन की। यहां पे सी क्या है, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगी। मेथडोलॉजी एवरीथिंग वुड बी सेम, एवरीथिंग वुड बी सेम। इतनी चीज क्लियर होगी, ये बताना जरूरी था। तो इसमें चीजें समझ में आ गई, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने करवा दिया। ओके, चलो एक अच्छी बात करते हैं, कुछ डिफरेंट बात करते हैं। जो चीज़ हमने पढ़ चुके हैं तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स आए थे रिगार्डिंग इंथैल्पी, एंट्रोपी, क्योंकि बुक्स में ऐसे वर्ड्स बहुत सारे यूज हुए हैं, ठीक है। जब आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे इनमें ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके अलावा अभी के लिए समझने के लिए एक लेक्चर मैं और डालूंगा रिगार्डिंग दैट, जिसमें मैं उन टर्म्स का पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन भी डालूंगा, ठीक है। और वो एब्जॉर्प्शन उन पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी डालूंगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया, इट्स पीक टाइम, पढ़ना शुरू कर दें। ओके बच्चों, अगर मैं बात करूं फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन की, दोबारा फिजिजॉर्प्शन की बात करता हूं भाई। फिजिजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसमें मैं एक ग्राफ अगर प्लॉट करूं किसके अगेंस्ट, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, x/m क्या होता है, किस एक्सटेंट में एब्जॉर्ब हो रहा है, विद टेम्परेचर। एक लाइन हमने पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिजिजॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। कम क्यों होता है बच्चों, फिजिजॉर्प्शन होता किसकी वजह से है, जब एडजॉर्बेट आता है सरफेस पे और लगता है किसके थ्रू, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू। किसके थ्रू, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू, ठीक है, वीक वैंडरवॉल। और ये फिनोमेना क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये फिनोमेना क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ये भी चीज हमें पता है। अब वीक कोई चीज आके आपको लग रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो एडजॉर्बेट जो है वो बहुत ईजिली क्या हो जाएगा, डिसॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइम, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम दूसरे वे में इसको समझना चाहें तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है।
अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो किस पे फेवरेबल होते हैं? लो टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, वो ग्राफ कुछ ऐसे डिक्रीज होता है। ये बात हुई फिजिजॉर्प्शन की। फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? ग्राफ, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। ये फिजिजॉर्प्शन की, क्योंकि उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे इजीली ओवरकम हो जाती हैं, हट जाता है एब्जॉर्ब वेट सरफेस से, ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी हम इसको समझ सकते हैं कि वो किस में फेवरेबल होगा, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस फेवरेबल होंगी, ठीक है बच्चों। ओके, अगर यही बात मैं करूं केमिजॉर्प्शन की, यही बात मैं करूं केमिजॉर्प्शन की, केमिजॉर्प्शन क्या होता है? केमिजॉर्प्शन क्या होगा? केमिजॉर्प्शन की बात करता हूं। केमिजॉर्प्शन क्या होता है? जिसमें क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या था? एक में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस थी, एक में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थी, केमिकल बॉन्ड्स थी, कोवेलेंट बॉन्ड्स थी, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है। और हमने ये भी पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केमिजॉर्प्शन बढ़ता है। भाई ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? देखो, कोई भी रिएक्शन को अकर करने के लिए, मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, A+A2 + B2 गिव्स समथिंग, ठीक है। ये इसके बीच में एक बॉन्ड है, इसके बीच में एक बॉन्ड है। रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाना है AB, उसके लिए ये बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कौन देगा? हमें टेम्परेचर ही देगा, हीट देगा इन द फॉर्म। तो वो एनर्जी पहले इसको ब्रेक करने के लिए हमें जरूरत होगी। तो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर होता है केमिजॉर्प्शन के केस में, जो टेम्परेचर होगा वो स्टार्टिंग में क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, एक लिमिट तक पहुंच जाएगा, पहले तो बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, मतलब इसका टेम्परेचर के वेरिएशन कैसा होता है? टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ लिमिट एंड देन decreases. Sorry, not temperature. I should write adsorption. On increasing temperature, adsorption. Chemissorption की बात है. Chemissorption will increase to a limit. मतलब जो adsorption है एक लिमिट तक इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टेम्परेचर जब मैं बढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? पहले इनकी बॉन्ड्स को तोड़ना है, पहले इनकी बॉन्ड्स को तोड़ना है ताकि हमारा प्रोडक्ट बने। हमारा वो चीज जो प्रोडक्ट बनेगा वही तो जाके लगेगा, तो उसको पहले तोड़ना मेन चीज है। बाकी सेकंड केस है एडसॉर्प्शन है तो एक्सोथर्मिक तो होगा ही होगा, एड्सॉर्प्शन है तो एक्सोथर्मिक हो गई। फिर सेम चीज है, एक्सोथर्मिक होगा तो सेकंड ग्राफ कैसा आएगा? जो मतलब सेकंड ग्राफ मतलब इस ग्राफ के जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो क्या होगा? वापस से डिक्रीज होगा। तो कुछ इस तरीके से वैरी करेगा केमिजॉर्प्शन का ग्राफ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर कुछ इस तरीके से वैरी करेगा, ठीक है। ओके, बस स्टार्टिंग में क्या है, इसको एक बैरियर क्रॉस करना होता है। वो बैरियर क्या बोलते हैं हम? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो बैरियर क्रॉस करने के लिए मेन जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जिसपे वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पहली चीज में तोड़ना है ना, तभी तो वो मतलब ए और बी मिलेंगे कैसे, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? पहले ए खुद की बॉन्ड टूटेगी ना, बॉन्ड टूटेगी ना, तो उसके लिए ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। जब हाँ बनना शुरू हो जाएगा, एक बार जब सरफ टूट गया, बन गया, उसके बाद तो सरफेस फिनोमेना तो सबको पता है कि वो एक्सोथर्मिक होगा और सेम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है। ओके, इतनी चीज हो गई केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन की। कौन सा ग्राफ था? x/m वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ था। मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही थी, ये वाले ग्राफ की हमने बात की थी, ठीक है। ओके बच्चों, अभी तक हमने काफी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। हो सकता है तुम लोग के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में भी कुछ आ रहे हो ऐसे क्वेश्चंस, तो कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एट एनी टाइम। अभी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कैटलिस्ट।
भाई कैटलिस्ट होता क्या, कैटलिस्ट होता क्या करता है कैटलिस्ट? जनरली कैटलिस्ट स्पीड बढ़ा देता है एक रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, इनहैंस कर देता है, ठीक है। जनरली मैं ये नहीं कह रहा, अब लोग कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट, हाँ भाई वो भी होता है, वो नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, लेकिन जनरली जो हम कैटलिस्ट की बात करते हैं वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रिएक्शन को जल्दी कर देता है खत्म, मतलब जल्दी अचीव करवा देता है इन शॉर्ट। और ये भी भाई दो तरीकों का होता है, दो तरीकों से भी पहले बात हम जो करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि जनरली किन रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है, कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। एक पहली अगर मैं कोई एक रिएक्शन लिखूं, बहुत बेसिक सी रिएक्शन लिखता हूं, सबको पता है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन सबको पता है। क्या लगता है इसमें कितना टाइम लगता है इस रिएक्शन में? काइनेटिक्स में भी सबने पढ़ा होगा, इस रिएक्शन में कितना टाइम लगता है? बहुत कम, जैसे ही मतलब एक बूंद भी उसके अंदर गिरती है ना HCl के NaOH में, तुरंत NaCl बन जाता है, बिल्कुल कम टाइम लगता है। उसी की तरह एक एग्जाम्पल और भी पढ़ा होगा AgNO3 का, जब इसमें HCl डाल दें तो ये AgCl का PPT बनाता है, ये व्हाइट कलर का होता है, और ये भी कितनी बहुत ही क्विक, बहुत ज्यादा क्विक, तुरंत के तुरंत बन जाता है, तुरंत के तुरंत बन जाता है। तो मतलब ये रिएक्शंस कौन सी हैं? आयनिक काइंड ऑफ रिएक्शंस है, जिसमें आयंस ऑलरेडी होते हैं, बस मिलना होता है उनको, वो तुरंत मिलके प्रोडक्ट बना देते हैं। ये वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस है, वेरी। तो क्या इनमें कैटलिस्ट की हमें कोई जरूरत है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? स्पीड अप करना, इतनी स्पीड वाली को कोई मतलब ही नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो इन रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज नहीं होता, इन रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल ले, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन में कितना टाइम लगता है भाई? रस्टिंग ऑफ आयरन ये फिनोमेना में कितना टाइम लगता है? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे? नहीं भाई, मंथ्स भी लग जाते हैं, डेज मंथ्स लग जाते हैं। तो भाई इतनी बड़ी रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हो रही है, उसके लिए भी कैटलिस्ट यूज करके कुछ नहीं कर सकते। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ मतलब इनके लिए भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता जनरली। कैटलिस्ट यूज किसके लिए होता है? मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए होता है। सिंपल भाषा में बोले तो अगर हम लोग जैसे रेट जिसका हम फाइंड कर सकते हैं ना जनरली, उन्हीं के लिए हम कैटलिस्ट भी जनरली यूज करते हैं, कैटलिस्ट भी उन्हीं के लिए यूज होता है, ठीक है, कैटलिस्ट भी उन्हीं के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट देखें तो मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए होगा। सबको पता है एक एग्जाम्पल अभी तक सब लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये सबने ही पढ़ा होगा, सबने ही पढ़ा होगा, ठीक है। अमोनिया का प्रोडक्शन, भाई अमोनिया पे हम कितना डिपेंडेंट है ये पता होना चाहिए कि सारे फर्टिलाइजर्स सब कुछ इसी से ही बनते हैं। अगर ये ना हो तो हमारे लिए तो एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, और इंडिया में इसका प्रोडक्शन सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इस समय जो कोरोना चल रहा है, टाइम चल रहा है, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है। इनफैक्ट मतलब लोग अगर देखो किसान उगाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, ठीक है। तो वही है कि अभी फिलहाल के लिए जो है इस पे फोकस, ये एम्फेसिस और चल रहा है फार्मर्स को फ्री में सप्लाई हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स कम रेट्स पे दिए जा रहे हैं, खैर वो तो जो भी है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और ये मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन है। मॉडरेट मतलब ये रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर टाइम में होती है, 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसा चीज डाल देते हैं एज अ कैटलिस्ट, इसमें भी कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, वो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर देता है, और स्पीड अप करने का रिजल्ट क्या होता है, हमें चीजें जल्दी मिल जाती है, हमें चीजें जल्दी मिल जाती हैं। और कैटलिस्ट काम क्या करता है? कैटलिस्ट देखो, हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कैटलिस्ट का भी सरफेस होगा और वहीं पे कुछ ना कुछ हो रहा है। सरफेस पे कोई चीज आ रही है, कोई चीज आ रही है, एडजॉर्ब हो रही है, पहले तो आके डिफ्यूज होती है, फैलती है सरफेस पे, फिर कुछ रिएक्शन करता है सरफेस पे और निकल जाता है। इतनी चीज दिमाग में रखो, सरफेस पे कुछ आया, रिएक्शन किया और निकल गया। अब डिपेंड करेगा भाई कितना सरफेस है, मतलब कैटलिस्ट का सरफेस एरिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो हमें आगे याद रखना है। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रिएक्शन होगा,
इसीलिए मतलब जैसे कुछ जगह चीज़ें यूज़ होती हैं एज अ कैटलिस्ट, उनके लिए क्या करते हैं, जितना हो सकता है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। कोई सॉलिड चीज़ है तो उसको हम लोग फाइनली डिवाइडेड ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो कैटलिस्ट अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, फेस के बेसिस पे होमोजीनियस, और एक होता है हेट्रोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम फेस में, मतलब जिस फेस में हमारा रिएक्टेंट है उसी फेस में हमारा क्या हो, कैटलिस्ट हो। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट फेस में हो। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इनमें डिफरेंसेस भी देखेंगे। साइड बाय साइड इनकी कुछ फिक्स रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 से SO3 बनता है और वही SO3 से फाइनली क्या बनता है, H2SO4। मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज में बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत जगह काम भी आ रहा है, उसके लिए उसके प्रोडक्शन में भी कैटलिस्ट यूज होता है, NO कैटलिस्ट यूज होता है, NO एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें पढ़ना है। और भी बहुत सारी अच्छी रिएक्शंस है, बहुत सारी अच्छी रिएक्शंस है जो हमें पढ़नी है और उनको अच्छे से समझना है। तो ठीक है, ये कैटलिस्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अभी मेन टॉपिक कैटलिस्ट बच रहा है। इसके अलावा मैंने जो बोला था थर्मोडायनेमिक्स के कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं, वो सारी चीजें मैं मतलब इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। इन डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि पूरा थर्मोडायनेमिक्स कुछ पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे डेफिनेटली मैं बताऊंगा, उसमें चीज़ें और पता चलेंगी, ठीक है। अभी लोगों को पता नहीं है इंथैल्पी तो सबको पता है कि हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बॉर्न हेबर साइकिल से भी निकाली थी। इंट्रोपी टर्म क्या है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी टर्म क्या है, और ये एग्जॉर्प्शन पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, और एग्जॉर्प्शन होने पे क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है, ये सारी चीज़ें। सो विल डिस्कस दिस ओके इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू।